हेलो एवरीवन, आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज तीसरा दिन क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीटेट का। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी। ठीक है, और उसी थ्योरी पर बेस्ड जो है आज एमसीक्यूज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का क्लास बहुत ही सरल रहने वाला है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो एमसीक्यू इजीली जो है वो सॉल्व हो जाता है। और चूंकि थ्योरी क्लास में हमें बहुत सारा चीज़ों जो टॉपिक जो होता है वो डील हो जाता है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, तो समय बर्बाद किए बिना चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि देख पा रहे हैं आपको थंबनेल पर मिल रहा है, सीटेट फरवरी 2026 का डे 3, तीसरा दिन का क्लास है ये, है ना। एनसीईआरटी का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस सब क्लास में मिलेगा। शुरुआत किए हैं तो अंत भी जरूर करेंगे, है ना। साइंस एमसीक्यू, है ना, क्लास 6 to 8 के लिए। सीनियर क्लास के लिए भी हमारे पास जो है ग्रुप में मैसेज लगातार आ रहे हैं, तो जो है सीनियर क्लासेस के लिए भी 9, 10 और 11, 12 भी शुरुआत होगा। फिलहाल जो है इस पर फोकस है, जल्द ही आपको सीनियर क्लासेस के लिए भी जो है वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जो हम सब ने पिछले क्लास में पढ़ा था। सरल क्वेश्चन जैसे हम लोग डील किए थे। क्वेश्चन हम लोग का पहला कि जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। एक स्थान पर सिर्फ एक प्रकार का पौधा, अलग अलग नहीं, अलग अलग पौधा हो गया तो झाड़ी बन गया वो, है ना, झाड़ झुरमुट कह सकते हैं उसको। ठीक है, एक प्रकार का पौधा, है ना, एक प्रकार का पौधा, एक ही प्रकार के पौधे अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, वही फसल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मानव की जीवन शैली क्या थी। हाँ, ह्यूमन का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो किस ईसा पूर्व की बात हो रही है, 10,000 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व जानते हैं ना, वो पास्ट की बात हो रही है जब से। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है, एक है खानाबदोश घुमंतु, दूसरा है कृषक यानी एग्रीकल्चरल, फिर है औद्योगिक इंडस्ट्रियल, और नगरीय। नगरीय तो बात नहीं कर सकते, नगरीय तो ऐसे भी नहीं हो सकता। औद्योगिक, औद्योगिक भी तो नहीं, इसमें तो हम लोग थे ही नहीं। अच्छा, दो बात आती है, कृषक और खानाबदोश। कैसा आता है, तो कृषक देखिए खेती तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, छोटे पैमाने पर हुआ था पर हुआ जरूर था, तो ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये शैली नहीं था, शैली था हमारा नोमेडिक यानी कि खाना बदोश कह सकते हैं, घुमंतु जैसा प्रवृत्ति था, क्योंकि अपने खाना यानी कि भोजन और आश्रय की तलाश में जो है लोग अब एक जगह नहीं टिके, अलग अलग जगहों पर क्या करते, घूमते रहते थे, एक जगह वो निवास नहीं करते थे। जहां उसको पर्याप्त भोजन और सही आश्रय मिल जाता था तो वहां रहते थे, फिर उसके बाद जो है आगे निकल पड़ते थे, वो घुमंतु प्रवृत्ति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों और जानवरों के संदर्भ में सही है। देखिए ये रीजनेबल क्वेश्चन, ये सीटेट का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है थोड़ा सा इसको, क्योंकि स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट कौन सा सुटेबल होगा वो देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कि कौन सा जो है पौधों और जानवरों के संदर्भ में सही है। राइट आंसर खोजना इसमें कि जो है पौधों और जानवर, प्लांट और एनिमल के फेवरेबल वो स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन देखिए हम लोग का क्या है, जानवर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी एनिमल कहने का मतलब है कि एनिमल जो है अपना खाना खुद जो बनाते हैं वो हो गया। पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, पौधे ही जो है स्वपोषी के अंतर्गत आता है, जो अपने भोजन को खुद अपने ही बॉडी के अंदर में ही बनाते हैं, है ना। तीसरा है हम लोग के पास कि मनुष्य जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। क्या मनुष्य जो है अपने शरीर के अंदर में ही जो है भोजन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं? नहीं, ये तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं जबकि जानवर नहीं। देखिए हम लोग का करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ पर, है ना। ये सबको हटा देते हैं। क्या करेक्ट आंसर क्या है इसमें, तो डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं लेकिन जानवर नहीं करते हैं सिंथेसिस। ठीक है, ये बात होती है कि पौधे उसके शरीर के अंदर में ही, मतलब उसके जो है शरीर कह सकते हैं कि प्लांट का बॉडी जो है, तना पत्ती पूरा उसी के अंदर जो है सिंथेसिस जो है होता है, जबकि जो है जानवर जो है क्या करते हैं, बाहर जो है खाने को पकाते हैं, बनाते हैं, तब खाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वे फसलें जो वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर में, है ना, के दौरान बोई जाती है उसको क्या कहते हैं। हम लोग पढ़े थे वर्षा ऋतु में जो बोए जाने वाले फसल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, है ना, खरीफ फसल, ये हमारा ऑप्शन होगा, खरीफ फसल। ओके, इजी क्वेश्चन है, और चूंकि थ्योरी भी किए हैं तो इजी तो और होने वाला है। आप लोग जो है आंसर जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या होता है आंसर बोलने से पहले अगर करते हैं तो आपका भी आंसर जो है मैच करेगा और
रिवीजन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? ठीक है, अभी जैसे बोले खरीफ फसल। अच्छा, खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं जो वर्षा ऋतु में जो है उसको बोए जाते हैं, वो कौन कौन से फसल होते हैं? इसमें देखिए कौन कौन सा, जैसे देखिए डी ऑप्शन जो है हमारा सरसों, मस्टर्ड। हम लोग बोले थे कि दलहन और तिलहन जो होता है वो ठंडी के दिनों में जो है बोए जाते हैं, शरद ऋतु में बोए जाते हैं। ठीक है, चना भी वही चीजें हैं, गेहूं भी वही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धान, पेडी, यानी कि धान जो है उसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और कारण भी क्या बताए थे? कारण है कि धान जो है ऐसा फसल है जिसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि सर्दियों के मौसम यानी अक्टूबर मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? सर्दियों की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग जो वर्षा ऋतु पढ़े, तो वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती है फसल उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जबकि सर्दियों में है ना, शरद ऋतु में जो उगाई जाने वाली जो फसल होते हैं उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन रिलेटेड, देखिए अच्छा पैटर्न बनाया है क्वेश्चन का, बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद रिलेटेबल अगर क्वेश्चन होता है तो आंसर करने में इजी होती है। ठीक है, हालांकि आगे जो हम लोग टफ क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग इजी क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल के जो है जो कौन उदाहरण है? तभी जस्ट बोले रबी कब जो है रबी फसल कब होता है? तो वो जाड़े के दिनों में, सर्दियों शरद ऋतु में। तो इनमें से बताइए कौन सा? जैसे देखिए मक्का, मक्का तो बरसात में होता है ना। अच्छा, अलसी एक जो है ये भी एक तेलीय ही है जो कि वर्षा ऋतु में जो है ये इसे बोया जाता है। मटर की बात करते हैं और गेहूं। अच्छा, कौन सा जो, ओहो तब ना कहते हैं, देखिए। अच्छा चलिए, ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन नहीं कह रहा है, चलिए हटाइए इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको हटाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। हाँ देखिए, जैसे अब नजर के सामने एक वर्ड के मिस्टेक से ऑप्शन अब यहाँ मैच करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही तो एग्जाम में होता है ना, कभी कभी हम लगता है कि सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और ये होता है। अगर कई एग्जाम आप दिए हैं, ठीक है, जो भी देते हैं, तो उसमें हम लोग को कभी न कभी ऐसा मिस्टेक होता है और हुआ ही होगा कि बाद में पता चलता है ओह कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने क्या कर दिया, बी के जगह सी टिक कर दिया। तो ये कंफ्यूजन मैनर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं कहा जा सकता है, हम लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। यहाँ देखिए नहीं छोड़ के जैसे क्वेश्चन बोले रबी फसल का, आगे क्वेश्चन को देखे नहीं और यहाँ बोलने लगे, तो इसका ये मिस्टेक हो जाता है ना। नहीं का बात हो रहा है तो छोड़िए ना, रबी फसल क्या जो नहीं है मतलब है वो खरीफ में आएगा, तो इसमें देख लीजिए कौन सा, तो इसमें रबी फसल कौन नहीं है इसमें, तो मक्का, यही तो है मक्का। ये मेज यानी कि भुट्टा जो होता है वर्षा ऋतु में होती है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं और चना किस प्रकार की फसल के उदाहरण है? किस प्रकार गेहूं और चना किस प्रकार फसल के उदाहरण है? किसके आधार पर? उगाए जाने वाले मौसम के आधार पर। तो देखिए इसमें किसका उदाहरण हो सकता है? अच्छा, इसमें तो नहीं लगा है। गेहूं और चना किस प्रकार की फसल के उदाहरण है? नहीं लगा है, इसमें ध्यान रखना है। तो अगर है की बात हो रही है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? खरीफ, जायद, बागवानी, रबी। अरे तो रबी हो जाएगा क्योंकि जाड़े दिनों में होती है। ठीक है, कृषि पद्धतियां, हाँ ये जो है ना प्रैक्टिस शैली एक तरह बोल सकते हैं कृषि का, जो है ना कृषि हम लोग जो फसल उगाते हैं उसमें कई प्रोसेस होता है। हम लोग जैसे पढ़े थे पिछले वीडियो में कि उसमें कई तरह के जो है प्रोसेस को जो है करने के बाद ही जो है फसल हमें मिलता है, या फिर फसल से अनाज हमें उगा पाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कृषि पद्धति क्या है, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वे गतिविधियां जो एक किसान को एक फसल उगाने के लिए करनी होती है, यानी कि वे गतिविधि मतलब एक्टिविटी हो गया है ना। देखिए इंग्लिश में क्या लिखे हैं, द एक्टिविटीज आर फार्मर मस्ट परफॉर्म टू ग्रो अ क्रॉप, यानी कि फसल को उगाने के लिए जो एक किसान जो है जितनी गतिविधियां करते हैं, जितने एक्टिविटी करते हैं, जितने वो जो है काम करते हैं या फिर प्रोसेस को उसमें लागू करते हैं वो। ठीक है, दूसरा केवल बुआई और कटाई। तो क्या कृषि पद्धति केवल बुआई और कटाई को कहते हैं? उसके बीच में कोई काम नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। उर्वरक कारखाने चलाने की प्रक्रिया, ये उर्वरक कारखाना चलाना, इससे फसल का रिलेशन है, मानते हैं उर्वरक का जो संबंध फसल से ही है, लेकिन कारखाना चलाना ये तो औद्योगिक वाली बात हो गई, ये नहीं होगा। पशुओं को पालने की विधि, देखिए पशुपालन को कृषि के अंतर्गत रखा गया, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, तो कई क्वेश्चन होगा आगे देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन लिए हैं। तो क्या होता है, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, उसको भी हम लोग कृषि ही कहते हैं।
लेकिन यहाँ कृषि पद्धति की बात हो रही है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, यानी कि विधि की बात हो रही है, शैली की बात हो रही है। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या बच गया है? एक 1। वे गतिविधियां जो किसान को एक फसल उगाने के लिए करनी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियां कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फसल उत्पादन में पहला कदम क्या है? पहला फसल उत्पादन के लिए, देखिए अगर ऑप्शन छोड़ देते हैं तो सिर्फ उत्पादन के लिए आंसर जो है ना, कह सकते हैं कि अगर सब कोई नहीं दे सकता। क्यों? हम लोग कहते हैं ना फसल उत्पादन में पहला कदम क्या हो सकता है? पहला कदम का मतलब क्या हो गया? यानी फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? तो जनरली बहुत ऐसा ये चीज होती है कि ऐसा लगता है ना कि पहले हम लोग बीज को कलेक्ट कर लें, ऐसा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो प्रेफरेंस देंगे आंसर को कि क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या है? पहला है बुआई, दूसरा है मिट्टी तैयार करना, तीसरा है सिंचाई और चौथा है कटाई। कटाई तो भाई हार्वेस्टिंग जो अंतिम हो गया है ना। सिंचाई, सिंचाई तो पौधा उगेगा तब ना सिंचाई करेंगे, ये भी नहीं हो गया। अब आ गई मिट्टी तैयार करना और बुआई। तो देखिए इसमें आंसर फर्स्ट की बात करते हैं ना, पहला कदम की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहला कदम तो मिट्टी तैयार करना ही होता है। अगर मिट्टी तैयार करते हैं, है ना, कल्टीवेट करके जो है महीन मिट्टी को महीन करना, तभी जो है उसमें बुआई हो सकता है ना। ये क्रम भी होता है। देखिए क्रम वाला क्वेश्चन आता है, ऑर्डर वाला, कि इनमें से जो है सही क्रम कौन सा है। तो अगर बात करें तो पहला क्रम तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया अगर इसमें बात करें तो, है ना, और चौथा अंतिम जो हो गया कटाई। हालांकि इसके अलावा भी हो सकता है, निराई होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी को पलटने और ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मिट्टी को पलटना और ढीला करना, इसको क्या कहते हैं? तो वही कहते हैं, देख लिए क्या है? बुआई है, निराई है, सिंचाई है, जुताई है। यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी खेत को जोतना, यानी प्लफिंग या टिलिंग बोलते हैं उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी को पलटना। हालांकि मिट्टी पलटना कहीं ये शब्द ना होके कल्टीवेट भी हो सकता है। ठीक है, कल्टीवेट, कल्टीवेट करना भी कहलाता है मिट्टी को पलटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पौधों की वृद्धि का समर्थन करने वाली मिट्टी की परत कैसी होती है? पौधों की वृद्धि को, पौधे किस तरह के मिट्टी में जो है डेवलप करेगा या फिर ग्रोथ करेगा, किस तरह का मिट्टी होना चाहिए? तो मिट्टी हम लोग जैसे जनरली अगर आम बात करें तो वैसा मिट्टी जिसमें कि पोषक तत्व तो अधिक हो, जिसमें फर्टिलिटी अधिक हो, या फिर जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है उसी में जो है वही मिट्टी जो है पौधों के विकास में वृद्धि करेगा। लेकिन ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि बहुत गहरी हो, यानी मतलब क्या बात हो? बहुत गहरी का मतलब क्या है? जब कल्टीवेट करते हैं तो कुछ इंच तक जो है या कुछ सेंटीमीटर तक जो है मिट्टी ढीला होता है। ठीक है, क्या वो जो है पौधों की वृद्धि में, मतलब जितना जितना ज्यादा जो भीतर जो है या गहरा मिट्टी कल्टीवेट होगा, क्या वो सहायक होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी की सिर्फ ऊपरी परत में ही जो है उर्वरा शक्ति यानी कि पोषक तत्व पाया जाता है ना। इसलिए जितना गहरा हो उतना और डेड हो जाएगा। यानी कि अगर अंदर का मिट्टी ऊपर, बहुत ऊपर, अंदर का मिट्टी अगर ऊपर आ गया और ऊपर का मिट्टी अंदर चला गया पलटने के क्रम में या कल्टीवेट के क्रम में, तो फिर वो समझिए उसमें फसल लगना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अच्छा, केवल ऊपरी कुछ सेंटीमीटर, हाँ यही ऑप्शन हमारा होना चाहिए। किसकी बात कह रहा है इसमें? कि पौधों की वृद्धि। हालांकि ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? दूसरा ऑप्शन केवल ऊपरी कुछ सेंटीमीटर, तीसरा है केवल निचली परत, और चौथा है हम लोग का मध्यम गहराई का। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सिर्फ केवल ऊपरी परत। मिट्टी की सिर्फ ऊपरी परत ही जो है पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, कि सारे पोषक तत्व तो ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हल से जुड़ी लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पट्टी को क्या कहते हैं? त्रिकोणीय, है ना। हल से, जो हल बैल जो पहले जो है उपयोग में लाते थे, आज के समय में कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों का प्रयोग जो है, हल बैलों का प्रयोग मिट्टी को पलटने में किया जाता है। आजकल तो सब आधुनिक हो गया, ट्रैक्टर हो गए, तरह तरह के मशीन आ गए हैं छोटे बड़े, जिसके माध्यम से जो है कल्टीवेट का काम किया जाता है, यानी मिट्टी को पलटने का काम किया जाता है। लेकिन हल बैल जो है पारंपरिक विधि है ना, जिसके माध्यम से मिट्टी को जो है पलटा जाता है या फिर मिट्टी को ढीला किया जाता है। ठीक है, या फिर मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। ओके, तो हल में जुड़ा हुआ एक लोहे का पट्टी होता था, जो क्या करता था? मिट्टी को बीच से फाड़ने में एक तरह से मदद करता था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है? हलदंड है, दूसरा है हैंडल, तीसरा है पाटा और चौथा है फाल। तो देखिए याद रखेंगे, वो जो त्रिकोणीय संरचना जैसा होता है हल में लगा हुआ, उसको हम लोग फाल कहते हैं, शेयर कहते हैं। इसको याद रखें, आंसर फाल कहते हैं। जो बैल, जो हल बैल जो है के माध्यम से
मिट्टी जब ढीला किया जाता है तो लोहे का एक जो है औजार बोल सकते हैं, जो लगा रहता है उसके हल के माध्यम से नीचे, ठीक है, जिसके माध्यम से मिट्टी जो है क्या होता है वो फटता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, खरपतवार निकालने और मिट्टी ढीली करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सरल उपकरण। देखिए उपकरण तो बहुत होता है, लेकिन सरल उपकरण की बात करते हैं, सरल कोई एक मशीन की बात करते हैं, सरल मतलब जो एक सिंगल है ना कोई ऐसा औजार होता है उसकी बात करते हैं। सरल उपकरण कौन सा होता है, किन किन चीजों के लिए, खरपतवार और मिट्टी ढीली करने के लिए, मिट्टी को ढीली करने के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुदाल, दूसरा है हसिया, फावड़ा, सीड ड्रिल। देखिए हालांकि सब ये जितना भी शब्द है इन शब्द का इसको छोड़ करके बात करते हैं, इसको छोड़कर ये तीन शब्द जो है कृषि से सीधा संबंध रखता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, हसिया जो होता है ये कटाई के काम में आता है ना। अच्छा सीड ड्रिल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सीड ड्रिल के माध्यम से जो है आज के समय में जो है सीड को यानी कि बीजों को जो है क्या करता है उसका रोपण किया जाता है ना, बीज को इस तरह से समझिए मिट्टी में स्थापित किया जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद तो ये हो गया बीजों को स्थापित करने के लिए। फावड़ा तो हो नहीं सकता, फावड़ा एक अलग चीज है जो कि मिट्टी के ढेरों को हटाने या उठाने का कार्य करता है वो। हसिया जो है कटाई का काम करता है। बचता क्या है हमारे पास, कुदाल, होई, है ना, इसको इंग्लिश में होई कहा जाता है, यानी कि इस कुदाल के माध्यम से ही जो है मिट्टी ढीली की जाती है और खरपतवार को भी निकाला जाता है। हालांकि खरपतवार को मानव श्रम द्वारा निकाला जाता है, मतलब क्या हाथों से उसे निकाला जाता है, लेकिन कुदाल का भी प्रयोग किया जाता है। यदि दो फसल में यदि दो पौधों के बीच में अगर प्रॉपर प्लेस अगर रहे, है ना, तो वहां कुदाल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई ऐसे फसल होते हैं जिसके पौधे बहुत घने होते हैं, जहां कोई भी इक्विपमेंट जो है कोई भी तरह औजार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तब वहां जो है लोग क्या करते हैं, हाथों से खरपतवार को निकालते हैं, और उसी खरपतवार को निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले क्या करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए देखिए यानी कि फसलों की अच्छी पैदावार की बात हो रही है, ठीक है, के लिए बुआई से पहले क्या करना चाहिए, यानी कि बुआई से पहले क्या करना आवश्यक है। ओके ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या है, मिट्टी को भुरभुरा करना, दूसरा है पानी भरकर खेत डुबोना, सी है उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना, चौथा है खरपतवार को उगने देना। अच्छा खरपतवार को ज्यादा, अब देखिए ऑप्शन इधर से चलते हैं डी नंबर से, कि खरपतवार को अगर ज्यादा उगने देंगे तो क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, पोषक तत्व तो क्या करेगा, वही खरपतवार सारा खा जाएगा, यानी कि कंज्यूम कर ले, खाने का मतलब हो गया कि वो उसको सब नष्ट कर देगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना, देखिए यहाँ उर्वरक का तात्पर्य सीधा है रासायनिक उर्वरक से, ठीक है, और अगर हम प्राकृतिक उर्वरक की बात करें तो वो हो गया खाद, यानी कि खाद का प्रयोग, वहां शब्द का ही चयन किया जाता है खाद, या फिर ह्यूमस का जो है वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो उर्वरक का मतलब हो गया यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों से, तो अगर फसल के बोने से पहले अगर उर्वरक का प्रयोग कर दें तो उस मिट्टी में जो है अम्लीयता अधिक बढ़ जाएगी और फिर फसल लगना संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा सी देखिए क्या बी नंबर का है, पानी भरकर खेत को डुबाना, बाढ़ लाना है क्या, बाढ़ में पानी का मतलब कैसे फसल बोएगा, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, ये मिट्टी को भुरभुरा करना, जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जो है फसल अच्छी लगे उसके लिए मिट्टी का महीन होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि पोषक तत्व तो जरूरी है ही, लेकिन अगर मिट्टी जब तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार के क्रम में मिट्टी की जितना महीन होगा उतना बेहतर होता है। कारण क्या होता है, महीन मिट्टी जो होता है अपने अंदर जो है वायु को क्या करता है, उसमें ट्रैप कर लेता है, ट्रैप मतलब उसमें जो है वायु फंस के रहता है, जो वायु फंसता है तो उससे जो है प्रॉपर जो है ना तरीके से या फिर बोलिए पर्याप्त मात्रा में पौधे के जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है श्वसन के लिए। तो समझिए जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो फिर वो तो पौधे स्वस्थ होंगे ही, इसलिए मिट्टी का भुरभुरा करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि खराब खोखला, यानी खराब कैसा, खोखला, खराब मतलब सड़ा हुआ की बात नहीं हो रही है, खोखले की बात हो रही है, बीजों को स्वस्थ बीजों से अलग करने की एक सरल विधि क्या है, कैसे करेंगे आज के डेट में, तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन अगर सरल विधि बात करें अगर किसान लोग करते हैं तो उसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक हवा में उछालना, हवा में उछाल देंगे तो क्या होगा, जो खोखले टाइप का है वो उड़ जाएंगे। जैसे हम लोग एक विधि है भूसे से जो है अनाज को अलग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसाई कहते हैं, ठीक है, इस वर्ड को याद रखेंगे, ओसाई कहा जाता है। ओसाई के माध्यम से नहीं कि जब ऊंचे स्थानों से जब हम भूसा युक्त मतलब भूसा मिला हुआ अनाज को जब हम गिराते हैं तो हवा से क्या होता है, वो भूसा
हल्का होने के कारण दूर गिरता है और भारी अनाज सामने गिर जाता है। तो वही क्रम यहाँ भी तो अपना सकते थे कि बीज जो है खोखला टाइप का बीज है या फिर अस्वस्थ बीज है, ठीक है, तो या फिर खराब बीज बोल सकते हैं, अगर ऊंचे स्थानों से गिरा है तो हल्का वाला दूर चला जाएगा। पर ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बीज पूरी तरह खोखला नहीं होता है, यानी थोड़ा भार में अंतर होता है, इसलिए वो साथ ही गिरेगा, इसलिए वो जो है उसको हवा में उछालने से भी कोई फायदा नहीं होता है। छलनी से छालना, सिविंग, है ना, अनाजों को, विभिन्न प्रकार के अनाजों को चालने के लिए, चलनी बोलते हैं इसको, चलनी बोलिए या फिर चलनी कहा जाता है, उससे चालने के लिए, ताकि क्या हो जाएगा, अलग हो जाए। तो कैसे अलग होगा? संभव ही नहीं है। मान के चले कि गेहूं का बीज है, सबका आकार तो सेम होगा लगभग, तो खराब बीज कैसे अलग होगा उससे? तो संभव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, पानी में डालना जिसे कि तैरने देना, पुटिंग इन वाटर फ्लोटिंग, ये देखिए पानी में अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा? पानी में श्योर है कि जो खोखला होगा वो पानी के ऊपर तैरते रहेगा और अच्छा बीज क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, नहीं यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रंग के आधार पर चुनना, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि कलर चेंज नहीं होता, यानी बेस्ट आंसर हमारा यही है जैसा हमने पढ़ा था। पानी में डालने से क्या होता है, जो खोखले बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और स्वस्थ बीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रम में हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है, फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा माना जाता है? फसल उत्पादन में सबसे करना तो बेस्ट जो है स्टेप क्या है इसके लिए? यहाँ देखिए, जुताई, बुआई, निराई या भंडारण, सब क्रम है। इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा? देखिए है इसी को कंफ्यूजन कहा जाता है, सब इंपॉर्टेंट है। जुताई, अगर खेत सही से नहीं जुताया गया तो भी फसल नहीं होगा। बुआई ढंग से नहीं किया गया तो भी फसल नहीं होगा। निराई की बात करते हैं, निराई भी बताई थे कि निराई क्या होता है, खरपतवार को हटाना। अगर फसलों के साथ खरपतवार को रहने दें, छोड़ दें, तो पता चलेगा कि सारे पौधे क्या हो गए, बौने हो गए। कारण क्या होता है, कुछ को सारे पोषक तत्वों को क्या कौन खा जाते हैं, तो खरपतवार खा जाते हैं। ठीक है, वीड्स इसको बोलते हैं। अच्छा, भंडारण, भंडारण, अच्छा ठीक है, चलिए देखिए ये नहीं का हो जाएगा। भंडारण, फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो भंडारण को हटा देते हैं, भंडारण से कोई मतलब नहीं है। क्यों है कि फसल उत्पादन के बाद जो हमें अनाज मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, उन खाद्यान्नों को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह संचित करते हैं, संग्रह करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं, है ना। तो वो अलग चीज हो गया, उसका उत्पादन से कोई संबंध ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर बात करें भंडारण का संबंध की बात करें तो बीज के लिए यदि आप उन फसलों को, सॉरी, आप उन अनाजों को करते हैं ना, जो है आप जो अनाज जो उपज हुआ, उन अनाजों को पुनः अगर आप जो है बुआई के लिए रखते हैं, ठीक है, तो फिर उस बीजों का भंडारण सही तरीके से करना जरूरी होता है। अगर आप उसे नमी में छोड़ दिए तो खराब हो जाएगा, फिर दोबारा उस अनाज से, उस बीजों से प्लांट नहीं आएगा, सही फसल सही नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ बात नहीं है, 3 शब्दों से है कौन बेस्ट चीजें होती है जो फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कदम निभाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुआई। बुआई ही है, कारण है बुआई होने का, क्योंकि बुआई के लिए जो है हम लोग जो है बीज जो है अच्छे किस्म का हम लोग पहले उठाते हैं। ठीक है, बुआई के लिए। ओके, अच्छा, बुआई के लिए जो हम लोग जो तकनीक का प्रयोग करते हैं, ताकि जो क्या होता है कि एक बीज दूसरे बीज से जो है प्रॉपर प्लेस पर वो इम्प्लांट हो सके, यानी कि वो स्थापित हो सके, वो चीजें हो गई, है ना। यानी कि इसको सीड ड्रिल बोल सकते हैं। जो है सीड ड्रिल में के माध्यम से जो है क्या होता है कि बुआई ठीक से किया जाता है। एक दो चीजें हो गई। दूसरा, प्रॉपर तरीके से जो है इसको कवर करना, यानी कि बुआई के बाद मिट्टी को ढकना, वो एक चीजें होता है। यानी कि मिट्टी ढकने का क्रम जो है वो सही होना चाहिए। सही से अगर मिट्टी ढका तो ही प्लांट आएगा, या ज्यादा गहरा चला गया तो नहीं, तो वो सीड क्या होता है, सही से प्लांट नहीं उग पाते हैं, जो अंदर में बीज सड़ जाते हैं। यदि ऊपरी परत पर रह गया तो क्या होता है, चिड़िया जो है उसको चुग जाते हैं खेतों से। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुआई। अगर बुआई सही हुआ तो फसल उत्पादन सबसे बेहतर होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या होता है कि सबका सब इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट प्रेफरेंस किसको दें, तो थोड़ा सा उसको जो नेगेटिव चीजें होता है उसको मिलाना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक्टर चलित उपकरण जो बीजों के बीच समान दूरी और गहराई सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? देखिए क्या है, बुआई के समय जो होता है इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक्टर चलित, यानी ट्रैक्टर से या फिर मशीन के माध्यम से जो क्या होता है बुआई करते हैं, तो उसमें मेन चीज क्या है कि बीजों के बीच समान दूरी, हाँ है ना, ये चोको यही अभी जस्ट बोले थे, एक बीज और दूसरे बीज के बीच में समान दूरी, यानी प्रॉपर प्लेस रहता है तो अच्छा फसल लगता है। ठीक है,
और गहराई भी सुनिश्चित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी उस उपकरण को क्या कहते हैं या फिर उस यंत्र को क्या कहते हैं। वो देखिए हमारे पास ऑप्शन है हल, दूसरा है कल्टीवेटर, तीसरा है हसिया और चौथा यानी डी ऑप्शन है सीड ड्रिल। कौन सा बेहतर होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि हल का प्रयोग तो मिट्टी पलटने में किया जाता है, कल्टीवेटर सेम वही है जो आधुनिक है, हसिया कटाई के लिए काटने के लिए हसिया इसको बुलाते हैं। बचा क्या? सीड ड्रिल। वर्ड से ही तो पता चल रहा है कि सीड ड्रिल के माध्यम से ही जो है बीजों को इंप्लांट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, सीड ड्रिल का उपयोग करने का क्या लाभ है? लाभ तो है ही, बहुत लाभ है, क्यों नहीं है? देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए को चेक कीजिए, क्या है कि यह समय और श्रम बचाती है तथा बीजों और पक्षियों से बचाती है। सही कहा रहा है, यही हमारे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, यह समय और श्रम बचाती है। सबसे पहला तो यही है कि कम समय में बीजों को सही तरीके से जो है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ना, सॉरी स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित तो अलग वर्ड हो गया, स्थापित कर दिया जाता है। श्रम बचाती है क्योंकि जब जो मजदूर या किसान जो है अपने हाथों से जब बीजों को रोपते हैं या फिर रोपण करते हैं उसमें अधिक समय लगता है, वहीं जबकि मशीन या तकनीक के माध्यम से कम समय लगता है और जो है हमें मेहनत भी कम पड़ता है। इसलिए जो है सीड ड्रिल का उपयोग करने का सबसे मुख्य लाभ क्या है? यह समय और श्रम बचाती है तथा बीजों और पक्षियों से भी बचाती है। कारण जब हम अपने हाथों से बीज को हम रोपण करते हैं तो सीड कहीं क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर ही रह गया, पता चला कि कुछ सीड जो है बहुत अंदर मिट्टी के अंदर गहराई में चला गया, तो जो गहराई में गया वो सड़ के वहीं खत्म, वो तो पौधा निकल नहीं पाएगा, और जो ऊपर रहे तो चिड़िया लोग जो है वो चुन के अपना पेट भर लेते हैं। तो बचा क्या? तो सही से उत्पादन में वो ये जो है क्या करता है, सीड ड्रिल हेल्प करता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है धान के पौधों की रोपाई के बारे में क्या सही है? धान के पौधे के जो ग्रामीण क्षेत्रों में है या जिनके पास खेत है, बड़े बड़े जमींदार हैं, अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए ये इजी क्वेश्चन होगा कि धान रोपाई के बारे में क्या सही है, यानी ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना। और स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो बहुत आता है और कंफ्यूजिंग होता है, और चारों के चारों ऑप्शन सही रहेगा ऐसा तो श्योर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत ज्यादा ऑप्शन देने वाला, ऐसा नहीं होता। कारण होता है कि जो भी ऑप्शन देंगे चारों सिमिलर लगेगा या कि ये भी आंसर हो सकता है। तो बेस्ट प्रेफरेंस किसको देंगे उसके लिए वीडियो देखते रहिए, हम लोग जब डिस्कस करेंगे यहाँ रिवीजन करेंगे तो जरूर है कि वहां क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है ऑप्शन में, बीजों को, पहला ऑप्शन हमारे पास है कि बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। यानी धान के रोपाई के बारे में क्या ये सही है कि जो बीज है डायरेक्ट जो है खेतों में रोप दिया और वो जो है पौधे बनकर बाद में धान हो गए, ऐसा है क्या? नहीं होता ऐसा, ये क्रम नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पौधों को मशीन से रोपा जाता है, कौन से पौधे को? अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत लोग जानते हैं, आज के समय के हिसाब से अगर आंसर दे तो चलो ठीक है। किन पौधों को? धान के पौधों को मशीन से रोपा जाता है। हाँ हो रहा है, चाइना वाइना या फिर कहीं यूरोपीय कंट्री में मशीनों से धान रोपाई होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए हम लोग क्या बोले अभी कि ऑप्शन के आधार पर हम लोग आंसर करते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है कि बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है फिर हाथ से रोपा जाता है। और चौथा जो कह दिया इनमें से कोई नहीं, चलिए इनमें से कोई नहीं कैसे होगा, ये वाला चलिए नहीं है। पौधों को मशीन से रोपा जाता है तो पौधा पहले कहाँ था? तो पौधा था कहाँ? नर्सरी में। नर्सरी किसको बोलेंगे? हम लोग अपना प्राइवेट नर्सरी चलाते हैं धान को रोपने के लिए, मतलब अपने ही खेतों में किसी एक कोने में जो धान के बीजों की पहले बुआई करते हैं। जब वो पौधे छोटा हो जाता है तकरीबन जो 10 सेंटीमीटर के आसपास, तब उसको उखाड़ कर फिर से पुनः खेतों के मिट्टी को गीला करके उसमें रोपा जाता है हाथों से। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन। क्यों? कि बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। कौन सा नर्सरी? तो भाई वो क्या कहता है, फूल के पौधों वाला नर्सरी नहीं, अपना प्रॉपर, ठीक है, उगाया जाता है फिर उसे हाथ से रोपा जाता है, नहीं उखाड़ के वापस उसे जो है एक निश्चित दूरी पर, है ना, उसका रोपण किया जाता है तब धान होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या चीज का आवश्यकता है पौधों के विकास के लिए, यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, है ना। व्हाट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, केवल पानी, केवल पानी से चलेगा क्या? केवल सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल। तो सिंपल है, ये आंसर कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि पौधों के सही विकास के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी सही प्रॉपर तरीके से पड़ना चाहिए, है ना। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बोल रहे थे खरपतवार के संबंध में, कभी क्या होता है कि जो फसल होता है उसके पौधे छोटे रहते हैं और खरपतवार की जो पौधे की लंबाई या ऊंचाई बढ़ जाता है, जिससे जो है उन फसलों पर प्रकाश का सही रोशनी नहीं पड़ पाता है, सही से रोशनी नहीं पड़ पाता है, तो फिर उसका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए सूर्य प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व है ही जो हम लोग खाद के माध्यम से
या फिर आज के समय में उर्वरक के यानी कि रासायनिक उर्वरक के माध्यम से देते हैं। और जल तो चाहिए ही, प्लांट तो फिर वो डिपेंड करता है कि पानी इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि निरंतर जब हम कोई फसल जो उगाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व वो उसका कम हो जाता है या उसका स्तर कम हो जाता है। यदि उसके जो है पोषक तत्वों का स्तर को फिर से लेवल में लाएं या निरंतर कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करना आवश्यक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या चीज है, ऑप्शन पहला है शाकनाशी यानी वीडिसाइड का प्रयोग की बात हो रही है। प्रयोग की बात करें, हाँ प्रयोग की बात करते हैं, चलिए ठीक है, क्या वीडिसाइड का प्रयोग करेंगे या फिर जो है कीटनाशक का, जो कीटनाशी जो पदार्थ होता है उसका, या फिर खाद और उर्वरक का, और डी ऑप्शन है फफूंदनाशक का। किसका प्रयोग करेंगे जिससे जो है मिट्टी में पोषक तत्व जो है निरंतर बना रहे। तो सिंपल है, शाकनाशी तो हम लोग जानते हैं किस चीज के लिए करते हैं, वो भी खरपतवार को ही जो है खरपतवार को खत्म करने के लिए आज के समय में केमिकल आता है, उसके माध्यम से वीड को खत्म करते हैं, तो इसलिए वो तो होगा नहीं। कीटनाशक का प्रयोग जो है पेस्ट को खत्म करने के लिए किया जाता है, ये भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं ना जनरली खाद और उर्वरक, है ना। जनरली खाद की अगर कहीं ऑप्शन मान के चलिए, अगर दोनों ऑप्शन हो और एक ऑप्शन में सिर्फ खाद हो तो वो भी कंफ्यूजन वाला आंसर हो जाता है। किसका प्रयोग कर सकते हैं, खाद का या फिर खाद और उर्वरक दोनों का। तो मिट्टी का पोषक तत्व तो जो है खाद के माध्यम से जो है लेवल में आता है। उर्वरक का सीधा संबंध जो है पौधों से है ना। इसका जो पोषण होता है मिलता है डायरेक्ट पौधों को मिलता है, मिट्टी को नहीं मिलता, क्योंकि जहां पर रासायनिक उर्वरक यदि अधिक प्रयोग में आता है उस मिट्टी की अपनी जो है प्राकृतिक नेचुरल तरीके से उर्वरा शक्ति है वो कम होता है। इन चीजों को याद रखेंगे। तो बेस्ट आंसर हमारे पास सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, सड़े हुए पौधे या जानवर के कचरे से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं सड़े गले चीज है ना, पेड़ पौधे के पत्तियां हो गए, किचन वेस्ट हो गया, गोबर आदि हो गया, या मृत जीव माइक्रोब्स हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, ये सब सड़गल के क्या बनाता है। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, क्या एक खाद है, दूसरा है उर्वरक, ह्यूमस, कंपोस्ट। देखिए यहाँ शब्द का बात करें ना तो ये खाद जो है इसका बेस्ट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए खाद में सारी चीज आ जाते हैं, जो जीव जंतु जो मरे हैं उस वो भी, पेड़ पौधे के वेस्ट वो भी आ जाता है, सब मिला के खाद का निर्माण करता है। उर्वरक तो जानते हैं क्या चीज होता है, ये फर्टिलाइजर केमिकल का बात करते हैं। ह्यूमस जो है मिट्टी के अंदर भी बनता है, उसमें अलग से पेड़ पौधे नहीं आते हैं, ठीक है। वो मिट्टी के अंदर में जो छोटे छोटे जीव होते हैं, केचुआ या कोई अन्य सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स होते हैं, वो जो है ह्यूमस का निर्माण करता है, ठीक है। कंपोस्ट में देखिए ये कंपोस्ट जो है हम लोग जो है यानी अपने यानी एक तरह आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करके तब खेतों में डालते हैं। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो खाद, यानी ये जो है सड़े गले पौधे जानवरों के कचरे आदि से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों के क्षय की भरपाई के लिए खेतों में क्या डालने से की प्रक्रिया है। यानी कि देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षय मतलब जो हो गया क्या, लॉस, है ना। लॉस के कारण जो है उसकी भरपाई के लिए खेतों में क्या डालने की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस पूछा जा रहा है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू फीड टू क्या है, कंपनसेट फॉर न्यूट्रिएंट्स डिप्लेशन कॉज्ड बाय कंटीन्यूअस क्रॉपिंग कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या चीज है, चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारे पास निराई, दूसरा है खाद डालना, तीसरा है मड़ाई, और चौथा है जो है जुताई। इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो खाद डालना, खाद नहीं खाद डालना, है ना। प्रोसेस की बात हो रही है तो खाद तो एक तरह का संज्ञा शब्द हो गया ना, यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है यानी कि कोई क्रिया की हो रही है, यानी कि खाद डालना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 शब्द सुना हुआ है, ये क्या है, यूरिया और एनपीके, है ना। ये हालांकि शब्द में दे दिया गया है एनपीके, ओके। किसके उदाहरण है, क्या चीज है वो, यूरिया और एनपीके। तो ऑप्शन नहीं भी देखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूरिया, पोटास, ये एनपीके आदि जो है ये रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आता है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक उर्वरक कहते हैं। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव। देखिए उर्वरक का अभी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि उर्वरक का जो जब अत्यधिक जो है प्रयोग में लाएंगे उसको, ठीक है। कौन सा उर्वरक का मतलब रासायनिक उर्वरक, है ना। तो उनका अगर प्रयोग अगर खेतों में अधिक करते हैं या फिर फसलों में अधिक करते हैं, उसका कोई नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, ऑप्शन को छोड़ दिए, जनरली हम लोग जानते हैं क्या। तो सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करता है, बर्बाद कर देता है।
मिट्टी में अम्लीय मात्रा अधिक बढ़ा देता है। उसी कारण से फसल क्या होता है, फसल की पैदावार बहुत ही कम होती है, बहुत बर्बाद हो जाता है। ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता कम होना और जल प्रदूषण। पहला ऑप्शन देखिए ये कह रहा है जो है नकारात्मक प्रभाव में। अच्छा चलिए ठीक है, ऑप्शन हमारे पास यही मिल गया, क्या चीज, मिट्टी की उर्वरता कम होना और जल प्रदूषण, दोनों चीजें। क्यों, पहला तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, और दूसरा जल प्रदूषण। अच्छा जल प्रदूषण हुआ कैसे, तो जब मिट्टी में जब हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो रसायन पूर्ण रूप से पौधे द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, कुछ मात्रा में वहां रह जाता है। या फिर दूसरी बात ये कहें, वो मिट्टी में चूंकि सिलिका है पहले से, तो रासायनिक का प्रयोग करने के कारण से जो है मिट्टी खुद अम्लीय हो जाता है, और जब बरसात होती है तो वही अम्ल की मात्रा वहां से बह के नदियों में चली जाती है और नदी का जल दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हम जल प्रदूषण को हम उससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए। आप लोग बताइए क्या उपयोग करना चाहिए हम लोग को उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऐसे भी भले ही क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ गया है, खाना अधिक चाहिए लोगों को, जमीन तो उतना ही है, या उतना ही नहीं समझिए कम हो गया, क्योंकि जो है जनसंख्या बढ़ा तो घरों की संख्या अधिक बढ़ी, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, ठीक है, प्रसाधन को बनाने के लिए जमीन जो है यूज हुआ, तो जो क्षेत्रफल है फसल उगाने योग्य वो कम हो गया है। अब उत्पादन चाहिए अधिक, तो अधिक उत्पादन के लिए ही क्या करने लगा, रसायन का प्रयोग करने लगा, जबकि ये पूर्ण रूप से हानिकारक है ना। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उर्वरक के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला कह रहा है अधिक सिंचाई करना चाहिए, क्या हो जाए, खाली पानी डालने से बाढ़ ला दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फसल नहीं बह लेगा। दूसरा ऑप्शन है अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, भाई कीटनाशक क्यों करना है, फसल लगा रहे हैं वहां पर कीड़े मकोड़े थोड़े लगा रहे हैं कि अधिक हो गया तो कीटनाशक का प्रयोग करें। सी ऑप्शन है कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए या खेतों को परती छोड़ देना चाहिए, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है ना। देखिए एक और भी ऑप्शन है कि फसल को जल्दी काट लेना चाहिए, जल्दी काट के क्या फायदा होगा, जब उसमें सीड बना ही नहीं, सही से अनाज पका ही नहीं, परिपक्व हुआ ही नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास यही आंसर सही है, कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, एकदम बेस्ट है, करना ही करना चाहिए, आज के समय में सबसे बेहतर है, उत्पादन भी अधिक होता है, स्वस्थ अनाज भी होता है ना, बीमारी भी कम फैलता है। दूसरा क्या, खेत को परती छोड़ देना चाहिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे इसमें, है ना, पिछले वीडियो में, कि खेत को जो है परती छोड़ने से क्या फायदा होता है। अगर लगातार कई सालों कई वर्षों से जब हम खेती करते हैं, एक जो है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, अगर उसको परती छोड़ देते हैं, नहीं भूमि पर बिना फसल लगाए जमीन को भूमि को छोड़ देते हैं, उसमें खरपतवार आ जाता है ना, कई तरह के झाड़ी झुरमुट उग आते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार का नहीं होता ना, सबसे बेहतर यही चीजें होती है कि विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं और हर एक प्रकार के पौधे में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, अलग प्रकार के उसमें जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो झाड़ झुरमुट बढ़ते हैं तो फिर से क्या करते हैं, उसकी कटाई करके उसी जमीन के में मिट्टी में मिला दिया जाता है कल्टीवेट के माध्यम से, कल्टीवेटर से क्या होता है, वो सड़ गल कर क्या बना देता है, एक तरह से समझिए खाद का निर्माण कर देता है, ह्यूमस का निर्माण कर देता है, और फिर क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो ये खेत को परती छोड़ना एक बेहतर विकल्प होता है उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। लोग लेकिन लोग में क्या करते हैं, चल फसल उगाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की फसलें बारी बारी से उगाकर मिट्टी में पोषण तत्वों की पूर्ति करने की विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हर वर्ष या वर्ष में 2 बार या 3 बार जितना फसल उगाते हैं कुछ नया नया फसल उगाना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फसल चक्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन बी है फसल चक्र। फसल चक्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस से हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। फसल चक्र से तो सबसे पहले तो वही होता है, उर्वरता जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है फसल को लगाने से, और उस प्रक्रिया को हम लोग फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केचुआ किसानों का मित्र को किसान का मित्र क्यों माना जाता है, कारण क्या है। तो देखिए केचुआ को सबसे बेस्ट माना ही जाता है, आज के डेट में केचुआ रहा है नहीं, तो फिर फसल उत्पादन पर तो उसका बुरा असर पड़ा ही है। क्यों, क्योंकि जब हम रसायन का प्रयोग करें, क्योंकि केचुआ बहुत ही सेंसिटिव मैक्रोब्स कहलाता है, मैक्रोब्स नहीं कहेंगे, जो है जीव कहलाता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसके बॉडी में सॉल्ट या सॉल्ट सैलिटरी वाला कोई भी चीजें अगर टच हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। कितना, तो हम लोग तो डायरेक्ट जो है यूरिया पोटास एनपीके ऐसे जो है खाद यानी रासायनिक जो खाद है
उसका प्रयोग करते हैं। खाद नहीं बोलना चाहिए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो लगता है कि ऐसे कोई केचुआ या कोई अन्य जो है मैक्रोजिप्स जो है वो मिट्टी में रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। उसके कारण से वहां ह्यूमस नहीं बनता है। इसका बेस्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या होगा। क्यों कहा जाता है? वे खरपतवार खाते हैं। भाई नहीं खाते हैं, वो उसका दांत नहीं है वैसा कि खरपतवार को खाए, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में क्या है? वे मिट्टी को पलटते और ढीला करते हैं। कल्टीवेटर थोड़े है, छोटा छोटा तो होता है केचुआ, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में जोंक कहते हैं, है ना। उसके वो कल्टीवेटर नहीं है जो कि मिट्टी को पलटेगा वो, लेकिन फिर भी मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। हालांकि हम लोग देखेंगे ऑप्शन हमारे पास जो है उन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, वो वे मिट्टी को पलटने और ढीला करने में करके ह्यूमस बनाते हैं। चलिए यही तो आंसर मिल गया, यही आंसर है। ह्यूमस बनाने में, मेनली ह्यूमस को बनाने में जो वो मदद करता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी ही खाता है और उत्सर्जित भी वो मिट्टी के रूप में ही करता है उत्सर्जन, ठीक है, वेस्ट। और वो जो वेस्ट होता है केचुआ का वेस्ट, द बेस्ट ह्यूमस कहा गया है, यानी बेस्ट खाद कहा गया उसको, ठीक है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको बहुत ही एक्सेसिव रूप से बढ़ा देते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमें लगा था सिर्फ मिट्टी पलटने की बात किया जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड जो यहाँ ह्यूमस बनाते हैं ये इसको बता रहे हैं कि ठीक है, मिट्टी को पलटता है, पलटता नहीं कल्टीवेटर की तरह से, फिर मिट्टी को भुरभुरा करने में वो क्या करता है? मदद करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, मिट्टी पौधों को क्या प्रदान करती है? मिट्टी से पौधे को क्या मिलता है? क्या मिल सकता है? खनिज लवण मिलता है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन, केवल जल, खनिज पदार्थ, केवल आधार, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या चीज? खनिज पदार्थ, जो मिनरल सब्सटेंस जो है पौधों को कहाँ से मिलता है? वो मिट्टियों से मिलता है। हालांकि मिट्टी के अंदर में जो मौजूद नमी है उसके माध्यम से जल भी प्राप्त होता है, लेकिन ऑप्शन अगर है ये, अगर ये ऑप्शन ना रहे, अगर जल की बात करें तो जल भी हमें कहाँ से मिलता है? सॉरी, पौधे को कहाँ से मिलता है? तो मिट्टियों से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जल नहीं बल्कि खनिज पदार्थ है, इसलिए बेस्ट आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? देखिए, फसल उत्पादन की मूलभूत पद्धतियों का सही क्रम क्या है? क्रम कहा जा रहा है, हाँ ये क्वेश्चन आया सीटेट का, सबसे है ना तिकड़ी वाला सवाल एक तरह से, कि फसल उत्पादन की मूलभूत पद्धति का सही क्रम क्या है? पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, फिर अंतिम, यानी कि कई चरण है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा उसमें कि हम लोग जो है वन लाइनर में थ्योरी में इसको बताए थे कि जो है जो फसल जो है उगाने का कई प्रक्रियाएं होती है ना, कि 6 महीने में जो एक प्रक्रिया होती है, पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, अंतिम चीज क्या है, उसको डील किए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, पहले चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा है, पहला कह रहा है कि बुआई, फिर सिंचाई, फिर मिट्टी तैयार करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? बुआई करके सिंचाई करके फिर मिट्टी तैयार करें? गलत है बात है। सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करना होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए बी नंबर, पहला कह रहा है मिट्टी तैयार करना, चलिए पहला तो मिल गया। दूसरा है बुआई, ठीक है, फिर खाद डालना, फिर सिंचाई, फिर निराई, है ना, निराई का मतलब खरपतवार निकालना, फिर कटाई और अंत में भंडारण। हमें लगता है यही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा देख लेते हैं, गलत 2 ऑप्शन और हमारे पास है। कटाई बात किया जा रहा है, पहले कम कटाई कर दिया, तो चलिए हटाइए ना इसको। अच्छा पहला सिंचाई, अच्छा चलिए सिंचाई पहला हो सकता है, बोले थे थ्योरी में। कारण क्या होता है, कभी कभी किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से कभी जो होता है मिट्टी का नमी पूर्ण रूप से चली जाती है, तो वैसे कंडीशन में हम उन खेतों में पहले सिंचाई करते हैं, मिट्टी में नमी लाते हैं, तब बुआई करते हैं। तो देखिए सिंचाई तो कर दिया, फिर निराई आएगा, सेकंड ऑप्शन ही गड़बड़ा दिया, मतलब ये भी हमारा गलत आंसर है। अगर सिंचाई के बाद बुआई आता तो वो क्रम फिर भी सही रहता है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मिले कि मिट्टी तैयार करने की जगह पहले अगर सिंचाई दे दे, वो क्रम भी सही होता है, यानी इन मिट्टी तैयार करने से पहले एक और ऑप्शन दे देगा यहाँ पर कि सिंचाई, फिर मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, खाद डालना, फिर सिंचाई, फिर निराई, कटाई, वो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। गन्ना उगाने की अनुशंसित क्रम में कटाई के बाद क्या आता है? देखिए क्या चीज होता है गन्ना उगाने के अनुशंसित क्रम, इन द रिकमेंडेड सीक्वेंस फॉर द ग्रोइंग शुगर केन व्हाट कम आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए क्या है, पहला है बुआई हमारे पास, मतलब गन्ना उगाने के अनुशंसित क्रम में जो होता है कटाई के बाद, काटने के बाद पहला क्रम जो है क्या लगता है, क्या आता है अनुशंसित क्रम में? कटाई के बाद क्या आता है, कटाई के बाद क्या जा रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी होता है ना कि यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में अजीब सा लग रहा हो कि गन्ना उगाने की अनुशंसित क्रम में कटाई के बाद क्या आता है, ये वर्ड मेन है ना, कटाई के बाद क्या आएगा? तो देखिए बुआई, बी ऑप्शन है हमारा खाद डालना, तीसरा है हमारे पास जो ऑप्शन फसल को चीनी मिल भेजना,
और मिट्टी तैयार करना। बताइए इसमें क्या होगा? कटाई के बाद तुरंत बुआई तो करने की संभावना है नहीं, ये बात हटा दी। खाद डाल के, अरे भाई तो खूटे में छोटे छोटे खूटा बचता है, उस खूटा में खाद डाल के क्या करना है? संभव ही नहीं है ना? तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फसल को चीनी मिल भेजना। अच्छा, कटाई जो किए हैं उसको तो हमको घर में तो रखना है नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। मिट्टी तैयार करना, चलिए ये तो ऐसे भी नहीं होगा। कटाई के बाद जो बेहतर जो हमारे पास ऑप्शन है कि जो कटाई किया गया, हार्वेस्ट किए हैं, उन जो है कलेक्टिव फसलों को, है ना, क्रॉप्स को कहां भेजें? फसल को चीनी मिल भेजना आवश्यक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमस बनाने में किसका योगदान होता है? ह्यूमस जब बनता है ना खेतों में, उसमें किसका मेनली योगदान है? किसान का या खाद का या किसी और जीवों का है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज है हमारे पास, केवल पौधे, केवल किसान, केंचुए और सूक्ष्म जीव, और केवल उर्वरक। 4 ऑप्शन है, किसका बेहतर? अभी हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा? केचुए और सूक्ष्म जीव, यानी कि पौधे में जो माइक्रोब्स होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो, और केचुआ, है ना, जो क्या, जो जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी अपनी भाषा में, हाँ, वो क्या करता है? ये खेतों में या मिट्टियों में ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? देखिए, आप लोग जो है जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो, चलिए, हाँ, तो क्या कह रहे थे कि जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब है कि जिन्होंने अभी फॉर्म भरा, ठीक है, तो श्योर है कि बहुत कम समय है ना, तैयारी करने के लिए। तो जो भी आपको वीडियो मिलता है उसको निरंतर देखिए, जो आपके दोस्त जो भी तैयारी करते हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जनरल क्लास तो यूट्यूब पर ही मिलेगा, लेकिन देख रहे हैं डिमांड है कि अधिकतर स्टूडेंट का, तो हो सकता है इसका पेड कोर्स भी चालू करें, और जब पेड कोर्स चालू करेंगे तो सारे जो इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब का प्रॉपर क्लास, अभी तो फिलहाल साइंस शुरू किए हैं, अगर सब सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो हो सकता है उसका पेड क्लास जो है आप लोगों को मिलेगा, तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, जो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही मिला तो अब बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम ना मिनिमम फी रखा जाएगा, जैसे कि 99 होता है ना, बहुत ही कम है, रखेंगे, ताकि जो है सभी सब्जेक्ट को कवर कर सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक साइंस चल रहा है, तो सिर्फ साइंस से तो होने वाला है नहीं सीटेट, तो सभी चीजों को जो है आप लोगों के सामने जो है लाया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। फिलहाल जो है आप लोग क्लास से निरंतर जुड़े रहिए, ठीक है, और क्लास को रेगुलर देखिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। हालांकि सभी टीचर का जो है कहना होता है कि कमांड होता है कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, तो प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगा। जैसा कि पिछले कई वैकेंसीज के जो वीडियो गया है उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है स्टूडेंट का, इसलिए हम भी खुश हैं, और आपको हेल्प मिलेगा ये सब वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए जरूर, ठीक है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और चूंकि साइंस है तो छोटे छोटे टर्म आते हैं, हमें लगता है कि हमें वो टॉपिक आता है, फिर उससे रिलेटेड अगर जब क्वेश्चन आता है तो फिर हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो उन चीजों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 34 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं फिर से। कल्टीवेटर किसके द्वारा चलाया जाता है और किसका क्या लाभ है? लाभ भी पूछ रहा है, कल्टीवेटर जो है किसके माध्यम से चलाया जाता है और उसका लाभ भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन हमारे पास कह रहा है बैलों द्वारा, बैल से कल्टीवेटर नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा है ट्रैक्टर द्वारा, और यह श्रम और श्रम बचाता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो कल्टीवेटर होता है एक मशीन है ना, एक मशीन है जिसके माध्यम से मिट्टी पलटा जाता है। उस कल्टीवेटर का प्रयोग करने के लिए जो है हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, और वो क्या करता है? लाभ पूछा गया है, तो लाभ है क्या? श्रम और समय दोनों बचाता है ना। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना क्यों आवश्यक है? देखिए यही क्वेश्चन है, रीजनेबल क्वेश्चन एक आता है कि पौधों के बीच, यानी है ना सीड ड्रिल के समय जो होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो है प्रॉपर प्लेस जो है रखना आवश्यक है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ताकि पक्षी अंदर उड़ सके, फसलों में उड़ के पक्षी क्या करेगा? वो तो फसलों को नष्ट नहीं करेगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। दूसरा, भीड़ से बचने और पर्याप्त संसाधन पाने के लिए, अच्छा यही है, भीड़ से बचने। अच्छा चलिए, भीड़ से बचना अलग मैटर है, पर्याप्त संसाधन पाने के लिए, संसाधन क्या है पौधों के लिए? पौधों के लिए जल, पोषक तत्व, ये दो मुख्य चीजें हैं जो पौधों को चाहिए। अगर एक ही जगह कई पौधे अगर जो है रोपण होगा
तो एक ही जगह सारे पोषक तत्व तो मौजूद नहीं होंगे, या फिर मिलेगा भी तो सभी पौधों को कम कम मात्रा में मिलेगा। एक ही जगह कितना हो सकता है मिट्टी में, और अगर प्रॉपर प्लेस पे रहेगा तो एक क्षेत्र का एक निश्चित दूरी तक जो है एक पौधा ही उसके सारे मिनरल्स को या फिर सारे खनिज पदार्थ को क्या कर सकेंगे, अवशोषित कर सकेंगे, और पौधे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा बेस्ट आंसर है। भीड़ से बचने और पर्याप्त संसाधन को पाने के लिए जो है क्या होता है, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। आज के समय में आधुनिक खेती में ऐसा ही किया जाता है। पहले के समय में या फिर पारंपरिक खेती में ऐसा होता है, आता है कि जो है सीड को, यानी घरेलू सीड को, जो जो फसल पिछले वर्ष उगाते हैं उसी का फिर दोबारा रोपण होता है। तो वही उस क्रम में क्या करते हैं, बीज को जो है हाथों से पूरा खेतों में है ना पूरा स्केटर्ड कर दिया जाता है, यानी कि छीड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें से कुछ पौधे आ रहे हैं, कुछ जो है कारण होता है कि बीज ऊपरी सतह पर रह जाता है, कुछ जो है हल जब चलाया जाता है तो बीज बहुत अंदर चला जाता है। कई पौधे एक ही जगह बहुत सारे पौधे उगाते हैं, कहीं पौधे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो अनियमित रूप से क्या होता है, उसमें जो है फसल सही नहीं हो पाता, अनियमित रूप से पौधे उगते हैं, ठीक है। तो इसलिए उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निश्चित अंतराल पर खेती को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहता है। निश्चित अंतराल, सिंचाई का जब आया था टॉपिक उसमें हम लोग बताए थे, इसका करेक्ट आंसर सिंचाई हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा गया इन शब्दों को कि निश्चित अंतराल पर, है ना, पानी लगातार देते रहे, जब से लगातार देने को सिंचाई नहीं कर सकते, जब उसे आवश्यकता है और एक निश्चित समय होता है कि एक छोटा पौधा उसमें सिंचाई चाहिए, एक जो है एक जब फूलने से पहले, यानी फूल आने से पहले जो होता है एक समय आता है फसलों के लिए जब उस पानी की आवश्यकता उसे होती है। तो एक निश्चित अंतराल है, कभी भी हम सिंचाई नहीं कर सकते फसलों में, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, पौधे लगभग कितने प्रतिशत जल से बने होते हैं। पौधे, ये पढ़े थे हम लोग, पौधे लगभग कितने प्रतिशत जल से बने होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है ए 90%, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इसमें दिया गया है, हालांकि ऑप्शन हम आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऑप्शन को डील कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम उसको डायरेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। क्या चीज 90%, ठीक है, 90% जो है वाटर जो है से बने होते हैं क्या चीज, पौधे, ठीक है। यानी पौधे में कह सकते हैं कि 90% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है कि गर्मियों में सिंचाई की आवृत्ति अधिक क्यों होती है। क्या कारण है कि गर्मी के सीजन में आवृत्ति एक तरह का हो गया ना कि वो चीजों का ज्यादा चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग यहाँ किया गया है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों अधिक होती है, तो हम लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि गर्मी दिनों में वाटर का इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज का, पानी का वाष्पीकरण, पानी उड़ते बहुत जल्दी है, ठीक है, उसके कारण से। और पत्तियों में जो नहीं फसल जो होता है, फसल के जो पौधे होते हैं, पौधे के पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है ना, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसको, उसके माध्यम से तो पानी लॉस होता है अधिक, उसके कारण से अधिक होता है ना। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है कि पौधे की वृद्धि दर कम होती है। ऐसा थोड़े कि पौधे का वृद्धि दर कम है तो पानी देते चलो, पानी से खाली क्या होगा उसको, पौधे की वृद्धि तो पोषक तत्वों पर निर्भर मुख्य रूप से करता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास ये सही नहीं है। बी ऑप्शन, अच्छा देखिए एक ऑप्शन पर क्या है, हाँ, मिट्टी और पत्तियों से जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये तो है, मिट्टी और पत्तियों से, दोनों से जो होता है वाष्पीकरण का जो है जो दर होता है, रेट होता है, बढ़ जाता है। रेट मतलब क्या, हम अधिक ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगता है, मिट्टी से वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। हाँ देखिए यहाँ वर्ड, यही वर्ड छूट जाता है, हमसे भी छूट जाता है यहाँ पढ़ने में, है ना। क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है ना, पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत की बात हो रहा है, जो नहीं है, पारंपरिक नहीं है। तो देखिए क्या क्या हमारे पास है, ऑप्शन है पास कुआं, फिर क्या है तालाब, फिर नहर और स्प्रिंकलर। तो देखिए इनमें क्या हो जाएगा, कुआं तो हमारा क्या है, पारंपरिक है, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है वो, है ना। जैसे एक तरह से समझ सकते हैं ना कि कृषि का जब शुरुआत हुआ या शुरुआत के कुछ दौर के बाद जो है कुआं का जो है एक तरह से जो शुरुआत हुआ होगा तरीका या विधि। तालाब जो है ये तो भी पारंपरिक है, शुरू से चलता आ रहा है, ऐसा थोड़े कि आधुनिक हम लोग आए जो है 2000 के दशक 2000 में आए या फिर 90-70 के दशक में आया तालाब वाला सिस्टम, ऐसा नहीं है। तालाब तो जानते हैं आदिकाल से चलता आ रहा है। ओके, नहर की बात करते हैं, नहर एक आधुनिक में जोड़ा जाता है, लेकिन नहर फिर भी आधुनिक नहीं है ये, ठीक है। ये जब प्रोडक्शन को अधिक बढ़ाने का आया समय
तो ये समझिए एक तरह से ना प्रारंभिक काल से ही लगभग जो है नहर का जो है ये विधि अपनाया गया है। स्प्रिंकलर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर एक आधुनिक यंत्र है ना, जब एक ही जगह से वो पानी का छिड़काव करते हैं बारिश की तरह से, है ना, तो उसको स्प्रिंकलर कहा जाता है। तो ये हमारा आधुनिक यंत्र है, क्या चीज के लिए, सिंचाई का। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये आधुनिक है, यहाँ पारंपरिक स्रोत नहीं है का बात, क्योंकि ये सब पारंपरिक स्रोत है और ये पारंपरिक स्रोत नहीं है, मतलब आधुनिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, सिंचाई की पारंपरिक विधियों जैसे मोट चेन पंप की एक विशेषता क्या है? क्या विशेषता पूछा जा रहा है पारंपरिक विधियों का, है ना। मोट चेन पंप आदि जो है एक विधि है ये सिंचाई के लिए, इसकी क्या एक जो है विशेषता है? विशेषता तो था ही, ठीक है, कई चीजें। तो देखिए ये बहुत महंगी है, महंगी तो होता ही नहीं है, जो भी पारंपरिक विधि हुआ है वो मानव श्रम द्वारा होता है, इसलिए उसमें ज्यादा लागत नहीं होता है, लागत तो आज के समय में होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन देखिए बी, वे पशु या मानव श्रम का उपयोग करती है, सस्ती लेकिन कम कुशल होता है। हाँ ये देखिए हम लोग पढ़े भी थे कि वे पशु या मानव श्रम का उपयोग करती है और सस्ती लेकिन कम कुशल होता है। ठीक है, सस्ती भी होता है, चलिए माने कम, उसका जो स्किल्ड होता है वो कम होता है, कम कुशल होता है, लेकिन फिर भी वो जो है क्या होता है, सस्ती होता है, और इसका जो है उपयोग जो पशु या मानव श्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, असमतल भूमि या कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आधुनिक सिंचाई तकनीक कौन सी है? असमतल की बात किया जा रहा है, जो इरेगुलर, जो कहीं जो है ना भूमि जो है ऐसा हो कि असमतल भूमि है, या कम पानी वाले क्षेत्र जहां पानी की बहुत ही कमी है। ठीक है, पानी का कमी तो एक हो सकता है रेगिस्तान भी हो सकता है, या फिर कोई हिली एरिया भी हो सकता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां भी पानी कम ही होते हैं। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में आधुनिक सिंचाई तकनीक कौन सी इसमें जो है यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ड्रिप प्रणाली, दूसरा है स्प्रिंकलर प्रणाली, फिर है नहर प्रणाली, फिर कुएं की सिंचाई। तो देखिए कुएं और नहर ये जो दो है इसका तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? कुएं से सिंचाई के लिए भी समतल जमीन की आवश्यकता होती है, कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो एक नहर जैसा केनाल, छोटा पतला सा केनाल जो है बनाकर उसके माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है, और जब तक समान या समतल रूप में नहीं होगा जमीन तो पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में ही कहा दिया है असमतल। नहर प्रणाली भी उसी तरह से है, समतल भूमि पर काम करता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, ड्रिप प्रणाली और स्प्रिंकलर प्रणाली, ये दोनों जो है हमारे पास ये आधुनिक होता है। ठीक है, और ये इस दोनों विधि का प्रयोग वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर पानी कम है, या फिर पानी जो सिंचाई में जो है कम पानी का खपत करना चाहे तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिप प्रणाली जनरली बागवानी में किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है पानी जो है बूंद बूंद माध्यम से हर एक पौधे तक पहुंचाया जाता है, तो वो ड्रिप प्रणाली कहलाता है। और स्प्रिंकलर क्या होता है, ये छिड़काव करता है ना, पानी का, जितना दूर तक उसका खेत का एक जो है या फिर जमीन का या भूमि का एक क्षेत्र होता है फसलों का, उतना दूर तक का उसका स्प्रिंकलर सेट कर दिया जाता है। तो जब पानी का आवश्यकता है सिंचाई के लिए तो उस स्प्रिंकलर से पानी का क्या होता है, वो छिड़काव किया जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास सबसे बेस्ट विधि है, उपयुक्त है किन चीजों के लिए, उन जगहों के लिए जहां पर जो है असमतल भूमि होते नहीं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, यह वह आधुनिक सिंचाई तकनीक जहां पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों पर गिरता है क्या कहलाता है? अभी जस्ट बोले थे वो ड्रिप प्रणाली है ना। ड्रिप प्रणाली में ही जो है क्या होता है, बागवानी में बूंद बूंद पानी जो है पौधों के डायरेक्ट जो है सतह, सॉरी जड़ों में वो उसे मिलता है। ड्रिप प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? लाभ पूछा जाता है, क्या होता है? तो पानी का बचत होता है ना, ये चीजों का। देखिए यह बहुत सस्ती है। क्वेश्चन बी क्या है, यह बड़े क्षेत्रों को जल्दी से सींचती है, ऐसा नहीं है, इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। तो चौथा है इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है, देखिए ये जो है ना, इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक ऑप्शन है। ये देखिए इसको तो हटा दीजिए पहले, यह बहुत सस्ती है। ठीक है, सस्ता का क्या होगा, इसको सेट करने में ही जितना इन्वेस्ट लग जाता है, सस्ती कैसे हुआ, ये हटाते हैं इसको। यह बड़े क्षेत्रों को जल्दी से सींचती है। ड्रिप प्रणाली से बड़े क्षेत्रों में सिंचाई नहीं होता है, वो सिर्फ एक जो है इंडिविजुअल एक पौधों के लिए होता है। नहीं, ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दो ऑप्शन इसकी बात करते हैं, इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होता है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही प्रेफरेंस किसको देंगे? तो सही प्रेफरेंस हमारा हो जाएगा इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है,
क्यों? अगर इनडायरेक्टली देखें, बिजली की बात हो रही है ना, तो इनडायरेक्टली इसमें बिजली चाहिए ही चाहिए पानी को एक वैसे असमतल जगह पर चढ़ाने के लिए, तो बिजली की आवश्यकता कहीं ना कहीं होगी ही। ठीक है, अगर सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि जड़ों के अलावा कहीं पानी बहता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक सिंचाई विधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो है ना, जो उसका जो मेन पर्पस है, यानी कि प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं, वो क्या है? क्या उद्देश्य है आधुनिक सिंचाई की? तो आधुनिक सिंचाई कम श्रम में और कम समय में अधिक काम हो सके, ये एक बहुत बड़ा चीजें होती है ना। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है हमारे पास श्रम को बढ़ाना, लेबर जो है ना, टू इंक्रीज लेबर। ऐसा है क्या? श्रम को बढ़ाना, श्रम कम करना होता है। जहां 8 घंटे का समय लगता है मशीन के माध्यम से, वहीं 2 घंटा समय लगता है, तो श्रम तो कम हुआ ना। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए हमारे पास क्या है, जल का आर्थिक उपयोग करना, आर्थिक और इकोनॉमिकल कंडीशन से। सी ऑप्शन है मिट्टी का क्षरण बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? आधुनिक सिंचाई से क्या करना है हमको, जो है अपर्दन को बढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, लागत बढ़ाना, लागत क्यों? कम लागत हो जाता है। ठीक है, आज के डेट में अगर कम समय लग रहा है, कम लेबर लग रहा है, तो लागत भी तो कम ही हुआ एक तरह से, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, जल का आर्थिक उपयोग करना, टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, है ना। आर्थिक उपयोग मतलब एक प्रॉपर तरीके से जितना पर्याप्त मात्रा में हो सके उतना ही प्रयोग जो है हो सके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, पंपों को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? फिर ये वर्ड आया, नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में भी देखेंगे, एग्जाम में याद रखना है, किया जाता है क्या नहीं जाता, हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो आई बिलिंग करता है, कभी कभी उपयोग किया जाता है, नहीं ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। यही चीज को किन जो है ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है पंपों को चलाने के लिए? डीजल, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है हमारे पास बायोगैस। किसका उपयोग जो है किसके लिए पंपों को चलाने के लिए नहीं किया जाता है? वो है हमारे पास क्या चीज, तो डीजल का तो प्रयोग किया जाता है, हम लोग जानते हैं इसका। तो सौर ऊर्जा का भी प्रयोग जो है किया जाता है, पवन ऊर्जा रहा, और बायोगैस। अच्छा, बायोगैस का भी प्रयोग है कहीं ना कहीं किया जाता है। ठीक है, बायोगैस का, ठीक है। ये हमारे पास पवन ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है पंखों जो है किसको, पंपों को चलाने के लिए, क्योंकि पंप को डायरेक्ट हम पवन ऊर्जा से चला नहीं सकते हैं, क्योंकि पवन ऊर्जा का क्या काम होता है, पवन ऊर्जा उस ऊर्जा पवन ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक में, है ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है, तब उसका प्रयोग हम लोग लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। इसलिए डायरेक्ट पवन ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है पंपों को चलाने के लिए। कौन सा पंप की बात हो रही है, तो सिंचाई के लिए जो पंप यूज किया जाता है उनकी बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं, खेत में फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग आने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? ये तो हमारे पास सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही सस्ता है। क्यों है? क्योंकि ऐसे टॉपिक तो चले गए कि फसल के साथ जो अवांछित जो पौधे होते हैं या अनवांटेड इसको कहते हैं ना, या फिर जिसकी आवश्यकता नहीं है बेवजह को उगाते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन मेरे पास क्या है, पौधे उसको क्या कहते हैं, सीडलिंग्स कहते हैं, या फिर खरपतवार कहते हैं, या रोपाई कहते हैं, अंकुर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। खरपतवार को ही अनावश्यक पौधा कहा जाता है, जो जो है किसके साथ, फसलों के साथ वो उग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, है ना, रिलेटेबल क्वेश्चन। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग निराई कहते हैं। ये हमारे पास करेक्ट आंसर, निराई कहते हैं किसको, जब फसलों के साथ जो खरपतवार आते हैं जब उसे हटाते हैं, तो उस हटाने खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निराई कहेंगे। निराई क्यों आवश्यक है बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, निराई आवश्यक क्यों है? तभी जब हम लोग डील किए तो ऑप्शन में देखिए, क्योंकि खरपतवार फसल के को सुंदर बनाते हैं। अब सुंदर कहाँ से बनाते हैं, अच्छा सुंदर बना देते हैं उसको, फसल अच्छा नहीं लगता है, उसके बीच में कोई उबड़ खाबड़, जैसे कोई प्लांट अचानक से खरपतवार बड़ा हो गया, झाड़ी सा बन गया, पौधे को खराब कर देता है, बौना बना देता है। ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। दूसरा है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो जाता है कि खरपतवार ही ये सारे चीजों का कंजम्पशन करेंगे या फिर फसल करेंगे, एक जो उसके बीच में क्या हो जाता है, एक तरह से कंपटीशन लेवल जो है तैयार हो जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है,
खरपतवार निकालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? समय का बात करते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, कौन सा? ये नहीं, इसकी बात नहीं होती है। बात हो रही है कि पूरे क्रम मतलब पूरे अवधि में, कौन सा अवधि की बात करते हैं? तो फसल बुआई से लेकर यानी कि मिट्टी तैयार करने से लेकर जो है भंडारण तक का जो, सॉरी कटाई तक का जो बात होता है, भंडारण छोड़ दिए, वो तो अगला एक स्टेप हो जाता है। बुआई से लेकर, ठीक है, या फिर जुताई से बात करें, जुताई से लेकर कटाई तक की बात करें तो कब होता है? तो देखिए यहाँ पर फसल कटाई के बाद फसल जब कट जाएगा तो फिर खरपतवार को क्यों हटाना भाई, उसको रहने दो, खाने दो, ठीक है। ये तो नहीं होगा हमारे पास। बी ऑप्शन देखिए क्या है, उनके फूलने और बीज बनने से पहले। देखिए ये ऑप्शन हमारे पास है बुआई से तुरंत पहले, बुआई से तुरंत पहले, ये कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? बुआई से पहले खरपतवार था कहाँ? मिट्टी तैयार किए, मिट्टी भुरभुरा हो गया, एकदम फ्रेश हो चुका है, उसमें ही तो बुआई करते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन हमारे पास यही है बी, उनके फूलने और बीज बनने से पहले अगर क्या कहते हैं, निराई करते हैं तो जो है वो बेहतर लाभ मिलता है। किसको? पौधों को। किसके पौधों को? तो फसलों के पौधों को, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 52(4)D जैसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नियंत्रित करने में, खरपतवार को नियंत्रित करने में, है ना, खरपतवार को क्या कहते हैं? वीड कहते हैं इंग्लिश में। और अगर वीड है तो वो क्या होगा? वीडिसाइड। देखिए कहीं है वीडिसाइड, शाकनाशी, है ना, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा? शाकनाशी। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर जल्द ही दूसरा क्लास लेकर आएंगे। आप लोग जो जुड़े रहिए, वीडियो को जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों का अगर फीडबैक पॉजिटिव रहा तो क्लास बहुत बेहतरीन चलेगा, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, ये आप लोगों के फीडबैक पर निर्भर करता है कि सारे क्लास आप लोगों को मिलना चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। जो भी समय गवाएंगे वो उसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि एग्जाम डेट भी अनाउंस ही है एक तरह से, ठीक है, तो कम समय में अधिक तैयारी के लिए आपको सारा वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, यही चीजें होती है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, ठीक है।